हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। आप यहाँ पर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, आपको 100% फ्री ही मिलेगा। ना ही आपको इसके लिए कोई कूपन लेना, ना कोई पैकेज लेना और ना ही किसी तरह का पेमेंट करना। इवन ऐसा भी नहीं है कि हम 2 वीडियो आपको फ्री में दिखाएं और तीसरी वीडियो के लिए कहें कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी देखना चाहें, आपको फ्री ही मिलेगा। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पे। ये भी आपके लिए 100% फ्री ही है। आज का वीडियो जो है वो है हमारी क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के लिए। आज हम लाए हैं मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आज है हमारा पेपर नंबर 10। तो अभी तक हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस पेपर है, सैम्पल पेपर। तो फटाफट इसको हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि कुछ निर्देश आएंगे, फटाफट इनको देख लेते हैं। प्रश्न पत्र 3 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 के हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, आ और बा। कुल 14 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। खंड आ में आपके सामने 48 प्रश्न यानी 48 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड आ हमारा टोटल बहुविकल्पीय बेस्ड है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक टिक करना है। खंड बा आपका वर्णनात्मक है, यहाँ पर आपको हर एक आंसर डिटेल में देना है और सारे ही प्रश्न करने हैं। यानी कि 14 प्रश्न है, 14 ही प्रश्न आपको पूरे करने हैं। सबके साथ विकल्प दिया गया है, सबको आपको सीक्वेंस से करना है, याद रखिएगा। जितने निर्देश हैं उनको ध्यान से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं अपने खंड आ पे। खंड आ का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है अपठित गद्यांश, यानी कि ऐसा गद्यांश जिसे हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें उत्तर देना है। तो शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। संसार का इतिहास राजाओं और शासकों की उच्च महत्वाकांक्षाओं से भरा पड़ा है। भूमि और धन संपत्ति पर आधिपत्य जमाने की लिप्सा के कारण उन्होंने तबाही मचाई। इन मानवता विरोधी अपराधों से उनकी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी उच्च महत्वाकांक्षा के कारण नैतिकता के सभी नियम धरे के धरे रह गए। ईश्वर के विद्रोह करने वाले शैतान से लेकर विश्व विजय का सपना देखने वाले 20वीं शताब्दी के तानाशाहों तक एक तरफ तो अत्याचार और यातना की कहानी मिलती है और दूसरी तरफ दुख और पीड़ा की। तो किस तरीके से पहले जो ये राजा हुए हैं जिन्होंने जमीन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए कितने नरसंहार किए, कितने युद्ध किए। हम ये सब पहले समय में नहीं, हम आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तक ये सारी चीजें हुई हैं। बाइबल इस ओर इंगित करती है कि किस प्रकार ल्यूसीफर की महत्वाकांक्षा के कारण फरिश्तों में अनबन हो गई। महत्वाकांक्षा व्यक्ति को झूठा और बेईमान बना देती है। महत्वाकांक्षा मतलब किसी चीज को पाने की एक बहुत अच्छी तगड़ी इच्छा। उसके मुंह में राम और बगल में छुरी होती थी। वह मित्रता के सभी बंधनों को तोड़कर केवल निजी स्वार्थ में लिप्त रहता था। महाभारत दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था, जिसके कारण संपूर्ण कुल का विनाश हो गया। प्रारंभ से ही उसने राजा बनने और शासन करने की महत्वाकांक्षा पाल रखी थी। इसी के लिए उसने अपने चचेरे भाइयों पांडवों को मारने के षड्यंत्र रचे। उसने उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया और जब वह इससे बच निकले तो जुए में चालाकी से हरा कर वनवास भेज दिया। तो देखिए, ये महत्वाकांक्षा दुर्योधन की बताई जा रही है कि वो कितना प्रबल था। वनवास की शर्त पूरी होने पर भी उसने पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया। अंततः महाभारत का युद्ध हुआ, जिससे संपूर्ण देश शताब्दियों तक कमजोर और निर्बल बना रहा। 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत उस गौरव और महिमा को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। इस प्रकार उच्च महत्वाकांक्षा देशों का विनाश करती है और शांति को नष्ट करती है। यानी कि ऐसे हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं उदाहरण कि लोगों की महत्वाकांक्षा की वजह से कैसे कैसे बड़े बड़े युद्ध हुए और कितने कितने लोगों को दुख और निराशा पीड़ा को सहना पड़ा है। सिकंदर ने भी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा थी। उसने अपना अभियान मैकडोनिया से प्रारंभ किया, जो ट्रॉय, पर्सिया और भारत भूमि तक फैला है। H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक में पर्शियन साम्राज्य की राजधानी पेरिसोपोलिस को हथियाने के लिए सिकंदर द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचारों का वर्णन किया है। उसने अपने सैनिकों को पर्सिया और पड़ोसी नगरों को तहस नहस करने तथा सभी वयस्कों को बलि चढ़ाने का आदेश दिया। भारत भूमि में भी उसका व्यवहार इससे अच्छा नहीं था। यद्यपि पोरस के साहस ने इस देश को विनाश से बचा लिया। जब सिकंदर मरा तो वह साम्राज्य जो उसने दूसरों से छीना था वह छिन्न भिन्न हो गया।
चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता फैल गई। शेष कहानी निर्मम तानाशाही और अस्त व्यस्तता की है। हर स्थान पर प्रांतीय शासकों ने अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए। चारों ओर बेईमानी और अपराध का साम्राज्य हो गया और इन शांतिपूर्ण स्थानों पर जीवन नारकीय हो गया। इसीलिए कहा गया है महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम अराजकता है। तो महत्वाकांक्षा उतनी होनी चाहिए जितने से दूसरों को परेशानी नहीं हो, और जब ये महत्वाकांक्षा विश्व विजय जैसी या दूसरे की भूमि को आधिपत्य करने जैसी हो तो जाहिर सी बात है अराजकता फैलती ही फैलती है। अब इस पर पहला प्रश्न है, 10 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, संसार में तबाही मचने का क्या कारण रहा है? युद्ध नीति, अनैतिकता, आधिपत्य जमाने की लिप्सा या बंधनों की अधिकता? तो इसका कारण रहा है वो है आधिपत्य जमाने की लिप्सा, यानी कि किसी पर अपने अधिकार जमाने की जो इच्छा होती है वही क्या है, तबाही मचाना का सबसे प्रमुख कारण होता है। महत्वाकांक्षा और नैतिकता के संघर्ष में कौन जीतता रहा है? मनुष्य, नैतिकता, अत्याचारी या महत्वाकांक्षा? तो हमेशा कौन जीतता आया है? वो है महत्वाकांक्षा, क्योंकि महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल होती है कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझती। प्रश्न संख्या 3 है, मानवता विरोधी अपराधों से किनकी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? महत्वाकांक्षी राजाओं पर, तानाशाहों की, का दोनों या ईश्वर को मानने वाले राजाओं की? तो किस पर असर नहीं पड़ा? वो था आपका का और खा दोनों, यानी महत्वाकांक्षी राजा और जो तानाशाह है किसी पर भी कोई असर नहीं पड़ा। प्रश्न संख्या 4 है, महत्वाकांक्षा के कारण व्यक्ति के चरित्र में कौन सी बुराइयां आ जाती हैं? किस तरह की बुराइयां आती हैं? मित्रता की पराकाष्ठा, झूठी और बेईमानी, चोरी और डकैती या सच्चरिता? तो क्या आती है? वो है आपका झूठ और बेईमानी आ जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए कौन सा षड्यंत्र रचा था? जिंदा जलाने का प्रयास किया, जुए में चालाकी से हराना, वनवास से लौटने पर राज्य न देना, उपरोक्त सभी? तो उन्होंने ये सभी किया था, तो हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के निर्बल होने का क्या कारण था? भारत निर्बल हो गया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? स्वार्थ भावना, महाभारत का युद्ध, सिकंदर के अत्याचार, छोटे छोटे राज्यों का बनना? तो इसका कारण था वो था महाभारत का युद्ध, जिससे 5000 साल बाद भी भारत अभी तक उबर नहीं पाया है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत देश को विनाश से किसने बचा लिया? सिकंदर ने, दुर्योधन ने, पोरस ने या प्रांतीय शासकों ने? तो किसने बचाया था? वो था पोरस ने बचाया था। प्रश्न संख्या 8 है, सिकंदर का राज्य छिन्न भिन्न होने का क्या परिणाम हुआ? जब वो मरा तो उसके सभी राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो गए थे, उसका क्या प्रभाव पड़ा? देश में शांति की स्थापना हुई, अव्यवस्था और अराजकता फैल गई, तानाशाही की स्थापना हुई, जीवन सहज हो गया। तो जब सारे राज्य छिन्न भिन्न हुए तो चारों तरफ जो है वो अव्यवस्था और अराजकता फैल गई थी। प्रश्न संख्या 9 है, पड़ोसी नगरों को नष्ट करने और सभी वयस्कों को बलि चढ़ाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? H.G. वेल्स ने, सिकंदर ने, पोरस ने या ल्यूसिफर ने? तो किसने दिया था? वो दिया था सिकंदर ने। प्रश्न संख्या 10 है, महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम किसे माना गया है? महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम किसे? तानाशाही, निस्वार्थता, अराजकता या षड्यंत्र? तो दूसरा स्वार्थ माना गया है अराजकता को। महत्वाकांक्षा हमेशा अराजकता फैलाती ही फैलाती है, इसीलिए उसे दूसरा नाम कहा गया है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2 पे, जहां पर हमारे सामने 2 अपठित काव्यांश रखे गए हैं। इन दोनों में से ही कोई एक काव्यांश आपको करना है जिस पर आधारित है 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। 8 ही प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। कोई भी जो भी आप काव्यांश करोगे उसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। ये रहेगा आपका 8 मार्क्स का, यानी कि 1 मार्क्स ईच रहेगा। सबसे पहले आया हमारे पास क्या? पहला काव्यांश। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। कूड़े के ढेर से कुछ चिंते हुए बच्चों को देख एक चित्रकार ने करुणा में चित्र बना डाला। कवि ने एक मार्मिक रचना रच डाली। एक कहानीकार ने उसी बच्चे पर कालजयी कहानी कही। जनता ने प्रदर्शनी में चित्र, मंच पर कविता और पत्रिका में छपी कहानी को खूब सराहा। पर उस बच्चे ने चित्र, कविता और कहानी से क्या पाया? वो अब भी लगा है वहीं कूड़े के ढेर में कुछ खोजने में उसे कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से
जो है एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसे खेलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार है, उसकी मासूमियत है, मगर वो क्या कर रहा है, कूड़े में अपने लिए भोजन ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। सब उसको देखते हैं, उसके प्रति अपनी करुणा व्यक्त करते हैं, कोई चित्र बनाता है, कोई कहानी लिखता है, कोई कविता लिखता है, लेकिन उसके दर्द को दूर करने की कोशिश कुछ नहीं करता। उस आप कहानी लिख दो, कविता लिख दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उस बच्चे का दर्द तो उसको कुछ नहीं मिल रहा ना, वो तो अभी भी उसी कूड़े के ढेर में है। अगर आप चाहते हो कुछ तो उसको, यानी कि उसकी तकलीफ को दूर करिए। तो इस पर काव्यांश पर आधारित जो है ना प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, चित्रकार, कहानीकार तथा कवि के कार्य पर जनता ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करी? क्या किया था? खूब सराहा था। तो क्या था? जनता उनके कार्यों से क्रोधित हो गई, जनता ने उनके कार्य को खूब प्रशंसा की, जनता का हृदय द्रवित हो गया, जनता अकारण ही चिंतित हो गई। तो क्या हुआ था? जनता ने उनके कार्य को खूब प्रशंसा की। दूसरा है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? किस केंद्रीय विषय पर है? जनता की रुचि अरुचि, बाल श्रम की व्यतीत बचपन, साहित्य की उत्कृष्ट रचना या प्रदर्शन की महत्ता। तो इसका केंद्रीय जो भाव है वो है बाल श्रम में व्यतीत बचपन। छोटा सा बचपन जिसे खेलने, कूदने, पढ़ने का हक है, वो क्या कर रहा है? वो मजदूरी, बाल श्रम कर रहा है, अपने लिए खाने जुटाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, अंत में बच्चे की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? बच्चे को काम से छुटकारा मिल गया, बच्चे के काम में सराहना हुई, बच्चे का भविष्य सुधर गया, बच्चे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अंत में कविता में क्या हुआ? बचपन की जो बच्चे की स्थिति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। कोई भी कहानी लिख लो, चित्र लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसकी स्थिति थी वो वैसी ही है। बच्चे की दशा को देखकर कहानीकार ने क्या किया? जब बच्चे की दशा को कहानीकार ने देखा तो उसने क्या किया? समाज में उस बच्चे को स्थान दिलाया, बच्चे के वर्तमान में बदलाव लाया, बच्चे पर कालजयी कहानी लिखी, समाज को जागरूक करने का कार्य किया। तो क्या किया? बच्चे के ऊपर कालजयी कहानी लिख दी। बच्चे की मार्मिक दशा को देखकर कवि ने किस प्रकार की रचना की? प्रेरणास्पद, प्रतीकात्मक, मार्मिक या सुखात्मक? तो उसने कैसे करी थी? उन्होंने मार्मिक कविता लिखी थी। जनता ने बच्चे के कारुणिक चित्र को कहां देखा? मंच पर, कूड़े के ढेर के पास, घर के आसपास या प्रदर्शनी में? तो चित्र कहां मिलते हैं भाई? चित्र तो प्रदर्शनी में मिलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में किस बच्चे की बात की गई है? कुछ पाने की आशा में कूड़े के ढेर में कुछ चुनते बच्चे की, गलियों में बेपरवाह खेलते बच्चे की, काव्य रचना करते एक छोटे बच्चे की, हतोत्साहित बच्चे की। तो क्या था वो? कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढते बच्चे की। तो क्या? कुछ पाने की आशा में कूड़े के ढेर में कुछ चुनते बच्चे की। प्रश्न संख्या 8 है, कूड़े के ढेर से बच्चे को क्या प्राप्त हुआ? मूल्यवान वस्तु, बासी रोटी, खिलौने या कुछ नहीं? तो क्या प्राप्त हुआ था? उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। अब हम आ गए काव्यांश संख्या 2 पर। ठीक है, अब पहला वाला करिए या दूसरा किए, वो आपके ऊपर है। तो दूसरे वाले को भी हम पढ़ते हैं और इसके प्रश्नों को हल करते हैं। क्या है? छपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैर पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा होता, सुंदर दिखने लगता है। तो यहां पर क्या है? कोई व्यक्ति जब काम के लिए होता है ना, तो वो हमेशा दूसरों की निगाह में आ जाता है, कोई भी हो, ठीक है, वो अपनी किसी की निगाह में भी आ जाता है, ये चीज बताई गई है। तो क्या है? बाज तथा सांप में कवि को कौन सा सौंदर्य नजर आ जा रहा है? जुझारू प्रवृत्ति का वास्तविक एवं गरिमापूर्ण सौंदर्य, व्याकुल होकर निस्तेज रूप का सौंदर्य, स्वयं को असहाय समझने का सौंदर्य, या पराधीन होने का सौंदर्य? तो उनको समझ में आ रहा है जुझारू प्रवृत्ति का वास्तविक एवं गरिमापूर्ण सौंदर्य। पद्यांश में पशु पक्षी की चर्चा किस संदर्भ में की है? भूख से लड़ने के संदर्भ में, शिकार करने के संदर्भ में, प्राकृतिक सौंदर्य के संदर्भ में, या मनुष्य के आगे बढ़ने के संदर्भ में? तो किससे की है? वो है भूख से लड़ने के संदर्भ में। तीसरा है, भूख से लड़ता पशु पक्षी या मनुष्य कवि को कैसा लगता है? कुरूप, सुंदर, चिंतित या सहज? तो कैसा लगता है? वो लगता है सुंदर। प्रश्न संख्या 4 है, पद्यांश में दबे पांव झाड़ियों में चलता हुआ कौन आता है? वो कौन आया था? वो था चीता।
कवि भूख से लड़ने को किसके प्रतीक के रूप में देखता है? जो भूख से लड़ रहा है उसे उन्होंने किस प्रतीक के रूप में हमें सामने प्रस्तुत किया? प्राकृतिक गतिविधियों के रूप में, संघर्ष व दृढ़ता के रूप में, हिंसक जानवरों के प्रतीक के रूप में, या उपरोक्त सभी के? तो यहाँ पे कवि ने भूख से लड़ने को किसके रूप में प्रतीक किया है? वो है संघर्ष और दृढ़ता के रूप में। भाई भूख इतनी ज्यादा होती है कि हमें उसके लिए अगर संघर्ष करना है तो पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव क्या है? ये जो पद्यांश हमने पढ़ा इसमें क्या चीज हमें समझाने की कोशिश करी गई है? जीवन संघर्ष, आदमी की व्यथा, भुखमरी, या आदमी पशु में समानता? तो जो हमें इसका मूल भाव है वो है आपका जीवन संघर्ष। जीवन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। तो ये तो बेसिक चीज है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कवि ने वर्तमान समय में किस समस्या को चित्रित किया है? वर्तमान की किस समस्या को चिंतित कर रहे हैं? भूख की समस्या, जहरीले सांप की समस्या, जंगलों में जानवरों के अभाव की समस्या, सुंदर दिखने की समस्या? तो वो उन्होंने जिस समस्या को उजागर किया है वो है भूख की समस्या, यानी कि मनुष्य भूख के लिए कितना संघर्ष करता है। तो समस्या क्या है? भूख की। प्रश्न संख्या 8 है, प्रस्तुत पद्यांश में बकरी ने पत्तियों का भोजन कहां से प्राप्त किया? फूलों से, धरती से, पेड़ों से, या कांटों से? तो पद्यांश में वो किससे प्राप्त कर रही है? वो कांटों से जो है वो अपना भोजन प्राप्त कर रही है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 3 में। यहां पर हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं। पांचों हमें करने हैं। तो इसके लिए हमें मार्क्स मिलेंगे कितने? 5, यानी कि 1 मार्क्स ईच मिलेगा। पहला प्रश्न है, फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्य के साथ किसका समावेश होता है? सत्य भी होता है, तथ्य भी होता है, इसके अलावा और क्या होता है? कल्पना, रचनात्मकता, शीर्षक, या प्रासंगिकता? तो उसके साथ समावेश होता है जो है रचनात्मकता। भाई आपने सत्य भी ले लिया, तथ्य भी ले लिया, अब उसमें रचनात्मकता प्रस्तुत करके उसे करिए। फिर आते हैं, किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? कम से कम में ड्राई एंकर, फोन इन, ब्रेकिंग न्यूज, या लाइव? तो वो कहलाता है आपका ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि जैसे ना एकदम से न्यूज आती है, कोई तुरंत के तुरंत में पहुंचाते हैं, वो भी कम शब्दों में, वो कहलाती है ब्रेकिंग न्यूज। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3, प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। तो सही ऑप्शन है 1997। नाटक का शरीर किसे कहा गया है? कोई भी नाटक, उसकी शरीर क्या होता है? शैली, शब्द, रंगमंच, या कथानक? तो क्या होता है उसका शरीर? वो होता है आपका शब्द, क्योंकि बिना शब्दों के कोई भी नाटक जो है वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन अनुचित है? अनुचित का मतलब गलत है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब चारों कथन हम पढ़ेंगे और उसके आधार पर निकालेंगे कौन सा गलत है। पहले दे रहे हैं, तथ्यों को बिना तोड़ मरोड़ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए समाचार को संतुलित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ये कथन भी सही है। मजबूत पक्ष का साथ देकर समाचार प्रस्तुत करना चाहिए, ये गलत है, पत्रकारिता में ऐसा नहीं होता है। गवाह और तथ्यों पर नजर रखते हुए संतुलन के साथ समाचार प्रस्तुत करना चाहिए, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा कथन हुआ? वो है आपका गा, ये हमारा गलत कथन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ पे हमारी पाठ्य पुस्तक से जो है एक काव्यांश लिया गया है, पठित काव्यांश है, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए क्या है, कुसुमति कानन हेरि कमल मुखी मूदी रहे दुई नयन, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर दे पे झापन कान, माधव सुन सुन वचन हमारा तू गुण सुंदरी अति भेल दुभारी, गुनि गुनि प्रेम तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं, जो नायिका की जो सहेलियां हैं जो है वो किससे जाकर बोल रही हैं? कान्हा जी से। कान्हा जी से क्या बोलती हैं कि नायिका अर्थात राधा जो है वो अब क्या कहते हैं, वो कमल मुखी का जो है, कमल के समान जिनका मुख है राधा, वो बहुत ही जो है अब उसमें के क्षीण होती चली जा रही हैं। उन्हें जो है कुसुमति कानन हेरि कमल मुनि, यानी कि वो कमल के समान मुख वाली जो हैं वो अपने आँखों को ऊपर हाथ रख के जो है उनको बंद कर लेती हैं, क्योंकि आसपास जो भी फूल खिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें देखकर कष्ट हो रहा है। उनके ऊपर जो है कोकिल कलरव जो भुनभुनाते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, उनकी आवाज़ से बचने के लिए वो अपनी कानों में उंगली दे देती हैं, क्योंकि ये सभी उनको कष्ट दे रहे
हैं। तो माधव जो है ये वचन सुन रहे होते हैं और कहते हैं वो आपके प्रेम में बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रही हैं। अब इस पे अच्छा आगे और है, धरनी धरी धति कर कत बेरी बई सई पुनि तही उठई न पारा कातर दिठ करी 14 हेरी हेरी नयन गरय जल धारा तोर बिरह दिन छन छन तुन छनी 14 चांद समाना भई विद्यापति से भई नरपति लखिमा देवी रमाना। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि आपके प्यार में उनका शरीर जो है वो अब धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, वो बहुत ही दुबलाती चली जा रही हैं, बहुत ही कम से ना धरनी धरी कतक बेरी बसाई पुनी उठती जाती नहीं, कमज़ोर होती जा रही है। और वो अगर जो है वो अगर बैठ जाती हैं धरती पे तो उनके लिए उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनका शरीर 14 के चांद की समान धीरे 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 घटता जा रहा है, ये चीज़ उन्होंने बताई। और अंत में विद्यापति जी जो हैं वो जहाँ पर कार्यरत थे यानी कि शिव सिंह और लाखिमा देवी के बारे में वो बताते हैं कि जो उनका गुणगान करते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रस्तुत पद में किसका वर्णन किया गया है? संयोग सुख का, कृष्ण गोपी प्रेम का, विरह वेदना का या कृष्ण लीला का? तो किसका वर्णन है? वो है विरह वेदना का। नेक्स्ट है, राधा के मुख की उपमा किससे की गई है? सरोवर से, चांद से, दर्पण से या कमल से? तो किससे करी गई है? वो है आपका कमल से। नेक्स्ट है, पुष्पित बागों को देखकर राधा की क्या प्रक्रिया होती है? जब चारों तरफ जो है फूल खिले होते हैं उनको देखकर राधा की क्या प्रक्रिया हो रही है? प्रसन्नता से झूमने लगती हैं, पुष्प तोड़ने लगती हैं, पुष्प निहारने लगती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं। तो वो क्या करती हैं? वो आंखें बंद कर लेती हैं। कोयल भंवरों की आवाज सुनकर राधा क्या करती हैं? वो अपने कान बंद कर लेती हैं, है ना। तो सही ऑप्शन क्या है? कान बंद कर लेती हैं। कोयल की मधुर वाणी तथा भंवरों के कलरव को सुनकर सॉरी राधा को किस भाव की अनुभूति होती है? दुख, सुख, क्रोध या ग्लानि? तो उन सबकी आवाज सुनकर उन्हें क्या होता है? उन्हें दुख होता है, क्योंकि वो विरह वेदना में है, इसलिए उनको दुख हो रहा है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास, घनानंद या विद्यापति? तो ये किसके पद हैं? वो है विद्यापति जी के पद है। अब आ गए प्रश्न संख्या 5 पे। यहाँ पर हमारी बुक के अंतरा बुक का जो आपका दिया हुआ है गद्यांश, उस जो गद्य खंड है उसमें से एक गद्यांश रखा गया, इसे पढ़ना है और इस पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए क्या है, उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधान पर ध्यान नहीं दिया था। अब यकायक उसे ये बिंदियां बहुत आकर्षक लगी। मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यौवना के माथे पर सजा दी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। तो किस प्रकार से वो बिंदी जैसी चीज जो आज तक उन्हें नहीं समझी थी, आज उसे समझ में आने लगी संभव को। अब इस पर प्रश्न देखिए, संभव मनसा देवी के मंदिर कैसे जाता है? बस से, रेल से, रोपवे से या पैदल? तो वो कैसे गया था? वो गया था रोपवे से। नेक्स्ट है, अचानक संभव किसके प्रति आकर्षित हुआ? सांगारिक वस्तुओं के प्रति, पारों के प्रति, बच्चों के प्रति या भक्ति भाव के प्रति? तो जो सांगारिक चीजें होती हैं, श्रृंगार करने वाली श्रृंगारिक चीजें, उनके प्रति आसक्त हुआ था। संभव ने बिंदी को किसके माथे पर लगा दिया था? तो उसने लगाया था अज्ञात लड़की के माथे पर, क्योंकि उसका नाम तो जानता नहीं था। तो वो कौन थी? अज्ञात लड़की के माथे पर लगाया था। गद्यांश में संभव की किस स्थिति का वर्णन किया गया है? सहजतापूर्ण, वात्सल्यपूर्ण, व्याकुलतापूर्ण या आवेगपूर्ण? तो सही क्या है? वो है आपका व्याकुलतापूर्ण, क्योंकि वो बहुत ज्यादा व्याकुल है। प्रश्न संख्या 5 है, गद्यांश में प्रयुक्त अज्ञात यौवना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? वो आपके लिए संभव की नानी, 21 दोने तैराने वाली महिला, नायिका पारो या घाट पर घूमने वाली किशोरी? तो वो कौन थी? वो थी आपकी नायिका पारो। नेक्स्ट है, संभव को प्रेम की अनुभूति किस स्थान पर प्राप्त हुई? वैष्णो देवी, हरिद्वार, दिल्ली या केदारनाथ? तो वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था हरिद्वार में। अब आ गए प्रश्न संख्या 6 पर। यहाँ पर हमारे सामने हमारी जो पूर्व पुस्तिका है हिंदी की, वो है अंतराल, उससे से हमारे सामने यहाँ पर 5 प्रश्न रखे गए हैं। पांचों ही प्रश्न हमको यहाँ पर करने हैं और ये हमारे रहेंगे 5 मार्क्स के। पहला प्रश्न है, विक्रमादित्य भोज और मंजू ने तालाब तथा बावड़ियां किस लिए बनवाई थी?
ताकि धरती के गर्भ में पानी को संचित रख सके, ताकि अपना प्रचार प्रसार बढ़ा सके, ताकि पानी की बर्बादी कर सके, ताकि समाज सेवा का कार्य कर सके। तो क्यों किया था उन्होंने? ये किया था ताकि धरती के गर्भ में पानी को संचित रख सके। नेक्स्ट है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। कथन किसका है? ये कथन किसने बोला था? ये कथन बोला था नायक राम ने। नेक्स्ट है, भैरव और सुभागी का सूरदास से क्या संबंध था। भैरव सुभागी का सूरदास से क्या संबंध था? वो उन दोनों के पड़ोसी था। ठीक है, तो सही क्या है? वो पड़ोसी का संबंध था। विस्कोहर में लोग फूलों की गंध से किसका संबंध जोड़ते हैं? सांप का, देवी का, महामारी का, ये सभी का। तो किसका संबंध जोड़ते हैं? वो है इन सभी का संबंध जोड़ा जाता है। सांप काट ले तो हम फूल की गंध का इस्तेमाल कर सकते हैं, देवी पर चढ़ा सकते हैं, महामारी में भी इस्तेमाल होता है, तो इन सभी का है। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक की मां लू से उसे बचाने के लिए क्या करती थी? घर में बंद कर देती थी, पानी साथ में ले जाने को कहती थी, उसके कपड़ों में प्याज बांध देती थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहती थी? वो करती थी कि उसके कपड़ों में प्याज बांध देती थी कि बाहर जाओगे तो तुम्हें जो है लू नहीं लगेगी। अब आ गए हम खंड बा पे। खंड बा हमारा पूरा वर्णात्मक है, हर एक आंसर हमको डिटेल के साथ देना है। ठीक है, तो यहां पर जो हमसे पहला प्रश्न खंड बा का और प्रश्न पत्र का 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें हमसे पूछे गए हैं रचनात्मक लेख। 3 रचनात्मक लेख पूछे गए हैं, हमको सिर्फ एक करना है। कितने शब्दों में? 120 शब्दों में। तो ध्यान रखिएगा, 120 शब्दों में हमें रचनात्मक लेख करना है, और जो एक रचनात्मक लेख हम करेंगे उसके लिए हमें मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से 3 ऑप्शन हमारे सामने रखे गए हैं। मेरी पहली हवाई यात्रा, दूसरा है मेरे जीवन का लक्ष्य, तीसरा है हम घर में सहयोग कैसे करें। तो ये 3 ऑप्शन रखे गए हैं। ठीक है, तो 3 में से पहला हम करने जा रहे हैं। तो जो भी आप रचनात्मक लेख करेंगे उसे मिडिल टॉप हेडिंग पर दे देंगे। देखिए क्या है, मानव जीवन में प्रायः ऐसी रोमांचक घटनाएं घटित होती हैं जो मानव को सदैव याद रह जाती हैं। ऐसे कुछ क्षण, ऐसी कुछ यादें, ऐसी कुछ यात्राएं जिन्हें मनुष्य सदा याद कर रोमांचित हो उठता है। बेंगलुरु की हवाई यात्रा मेरे जीवन की एक ऐसी ही रोमांचकारी यात्रा थी जो सदैव मुझे याद रहेगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वह जनवरी का महीना था। हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही थी। हम घर पर छुट्टियों का आनंद उठा रहे थे कि एक दिन पिताजी दफ्तर से घर आए और कहा कि हम सब 2 दिन बाद बेंगलोर घूमने जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पूरे परिवार की जेट एयर से उड़ान की टिकट बुक करवा ली थी। ये सुनते ही मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। निश्चित दिन हम सभी टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंच गए। काउंटर पर हमने अपना सामान जमा करवाया, कंप्यूटर से सारे सामान की जांच हुई। उसके बाद हमें यात्री पास मिले, हमारी भी चेकिंग हुई। इसके बाद हम विमान के अंदर गए। वहां विमान परिचारिकाओं ने हमें हमारी निश्चित सीट पर बैठाया। उड़ान से पूर्व हमें बताया गया कि हमारी उड़ान कहां और कितनी देर की है। हमें सीट बेल्ट बांधने को कहा गया। मेरी सीट खिड़की के साथ थी। मैं आकाश से धरती के लगातार बदलते रूपों को देख रहा था। यह एक ऐसा निर्वचनीय आनंद था जिसकी अनुभूति हो सकती है पर वर्णन नहीं। यह मेरे जीवन की एक रोमांचकारी यात्रा थी जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। तो आपकी अगर ऐसी विमान कोई यात्रा हो जो आपने बहुत अच्छी फील की हो, उसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे जीवन का लक्ष्य। हर एक व्यक्ति के जीवन का अपना एक लक्ष्य होता है, तो आपके जीवन का भी लक्ष्य होगा, तो उसे आप करेंगे। संसार में प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। एक मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते मैंने भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं बड़ा होकर एक आदर्श अध्यापक बनना चाहता हूँ और अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाता हुआ अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। मैं आदर्श शिक्षक बनकर अपने राष्ट्र की भावी पीढ़ी के बौद्धिक स्तर की उच्च स्तर पर पहुंचना चाहता हूं। तो देखिए भाई कितना बड़ा टारगेट डिसाइड किया हुआ है, ताकि मेरे देश की युवा पीढ़ी कुशल, विवेकशील, कर्मनिष्ठ बन सके और मेरा देश फिर से शिक्षा का सिरमौर बन सके। फिर से हम विश्व गुरु की उपाधि को ग्रहण कर सके। विद्यार्थी होने के कारण मैं भली भांति जानता हूं कि किसी अध्यापक का विद्यार्थियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। कोई अच्छा अध्यापक उनको अच्छी दिशा दे सकता है। मैं भी ऐसा करके देश के युवा वर्ग की नई दिशा देना
चाहता हूँ। तो ये उसके जीवन का लक्ष्य था। आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो आपने डिसाइड किया है, उसे आप करेंगे। अब आते हैं हम तीसरे ऑप्शंस पे। क्या है? हम घर में सहयोग कैसे करें। अब भाई सर, घर में सिर्फ एक व्यक्ति काम नहीं करेगा, यानी कि घर की जैसे मम्मी है बहुत सारा काम करती रहती है, हम लोग भी बहुत छोटे छोटे से काम कर सकते हैं अपनी मम्मी का सहयोग करने के लिए। तो वो आप सहयोग कैसे करेंगे उसमें देखिए क्या है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसे अपने जीवन यापन हेतु समाज में दूसरों से किसी न किसी कार्य के लिए सहयोग लेना और देना पड़ता है। सॉरी। मानवीय जीवन में सहयोग का बहुत बड़ा महत्व है। हमें इसका प्रारंभ अपने घर से ही करना चाहिए। हमें अपने घर में प्रत्येक सदस्य के साथ सहयोगपूर्ण भावना से मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। जैसे माता पिता अपना सब कुछ समर्पित करके घर को चलाते हैं। पिताजी सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करते हैं और माताजी सुबह से लेकर रात तक साफ सफाई, भोजन बनाना, बर्तन धोना आदि घर के अनेक कार्यों को निपटाने में लगी रहती हैं। इसीलिए हमें भी घर के किसी न किसी कार्य में माता पिता का सहयोग जरूर करना चाहिए। हम अनेक छोटे बड़े कार्यों में माता पिता का सहयोग कर सकते हैं, जैसे दुकान से फल सब्जियां तथा रसोई का सामान लाना, लॉन्ड्री से कपड़े लाना, खाना परोसना आदि। हम अपने छोटे भाई बहनों को उनके पढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। अपने बगीचे को साफ सफाई तथा घर की सफाई में सहयोग दे सकते हैं। पौधों में खाद पानी दे सकते हैं तथा उनकी नियमित देखरेख कर सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार घर में सहयोग की भावना का विकास होगा, जिससे पारस्परिक सद्भाव और प्रेम की भावना बढ़ेगी और घर खुशहाल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक तरीके से अगर हम ये काम करते हैं घर के काम, तो घर के काम बढ़ जाते हैं, तो सभी लोग आराम से कर सकते हैं, किसी एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। दूसरी बात, इससे जो है ना, एक हम लोग के बीच की जो बाउंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे बीच के संबंध अच्छे हो जाते हैं, प्रेम बढ़ जाता है। तो काम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बढ़ता है, क्योंकि देखिए जब हम काम करते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। अपने अपने में लगेंगे ना तो अपना अपना काम करते रहेंगे, तो इससे जो है, जो हमारी जो बाउंडिंग है अपने परिवार वालों के साथ, वो बढ़ती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। क्या दिया है? किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। अब हमारी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे 3 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, हमें 2 प्रश्न करने हैं। जो भी प्रश्न आप उत्तर करेंगे वो होगा 60 शब्दों का। और एक उत्तर के लिए आपको नंबर मिलेंगे 3। पहला प्रश्न है, कहानी कला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। ऐतिहासिक यानी कि पुराने समय की, हम बोलेंगे इतिहास इसका क्या है वो हमें बताना है। कहानी का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना माना जाना चाहिए, क्योंकि कहानी मानवीय प्रकृति जन्य है। पहले युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से, फिर कलात्मक कहानी और फिर जो उसे प्रिय लगा उसके किस्से सुनाए जाते हैं। धीरे धीरे वीरता के बलिदानों और त्याग तपस्या के किस्से भी सुनाए गए, जिससे व्यक्तियों में साहस के साथ साथ मानवीय मूल्य भी बने रहे। तो ये हमारी क्या है, ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। परियों की कहानियां, भूत प्रेतों की डरावनी कहानियां, राजा रानी की कहानियां, साधारण जीवन से जुड़ी आम आदमी की कहानियां आदि रोचक कहानियों से शुरू हुई और वर्तमान में सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती कहानियां रची जाने लगी। शिक्षा देने के लिए कहानी विधा का प्रयोग किया गया और पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई। धीरे धीरे कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया, जो कि उत्तरोत्तर विकसित होता गया। तो देखिए कई सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हुआ ना। तो आज क्या है, कहानियां धीरे हम लोग को शिक्षा देने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए भी होती हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2, रेडियो नाटक किसे कहते हैं? कहानी से नाटक बना लिया जाता है, नाटक मंच पे प्रस्तुत होता है। उसी तरह से एक नाटक प्रस्तुत होता है जो रेडियो पे होता है। अब रेडियो नाटक क्या चीज है ये आपको बताना है। रेडियो संचार का एक साधन है जिसके माध्यम से किसी भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन केवल आवाज के माध्यम से, इसलिए इसे दूरभाष यंत्र कहते हैं। अब यहां पर क्या है, हम यहां पर सिर्फ आवाज के माध्यम से पहुंच रहे हैं, हमें विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रहा। तो वो क्या है, दूरभाष, भाष मतलब बोली, दूर से आती हुई भाषा का यंत्र है, हम उससे सुन रहे हैं। रेडियो नाटक एक श्रव्य माध्यम है, इसका रंगमंच एक तरह से अंधकार ही है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता। जाहिर सी बात है, हमें रंगमंच दिखाई नहीं दे रहा, हमें सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही हैं, केवल सुनाई देता है। दर्शक सुने जा रहे हैं, संवादों से अपनी कल्पना में दृश्यों की रचना कर लेते हैं। अब जो आवाजें सुनाई दे रही हैं उससे हम अपनी कल्पना में वो स्टेज पर प्ले करते रहते हैं।
रेडियो नाटक शब्दों व माइक के सहारे प्रस्तुत किया जाता है। इसका समय निर्धारित होता है। इस पर देश, काल व स्थान का बंधन नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो चीज होती है वो है आवाज, क्योंकि आवाज से ही हर एक चीज पहचानी जाती है। ना परिवेश होता है, ना वेशभूषा होती है, कुछ नहीं होता। इस तरह की कोई भी चीज इसमें मायने नहीं रखती है। प्रश्न संख्या 3 है, नाटक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नाटक में क्या विशेषताएं होती है, हमें यह बताना है। नाटक की विशेषताएं निम्नलिखित है। नाटक एक ऐसी गद्य विधा है जिसका मंच पर अभिनय किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, होता है। फिर नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक तथा श्रोताओं से होता है। फिर नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक को दृश्यों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। नाटक को क्या करते हैं, हम दृश्य के हिसाब से विभाजित करते हैं। नाटक में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। नाटक में जो भी मंच पे होता है उसमें देखिए मंच सज्जा भी होती है, संगीत भी होता है और प्रकाश भी होता है। इसी से नाटक जो है वो उभर कर सामने आता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 पर भी हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के ही प्रश्न हैं। यहां पर भी हमको 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों ही प्रश्न हमें करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 60 शब्दों का रहेगा और एक प्रश्न के लिए हमें नंबर मिलेंगे 3। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, साइबर पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकारिता तो आपको समझ में आ चुकी है, साइबर पत्रकारिता क्या होती है। अब ये जो हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट और तकनीकी के माध्यम से जो प्रसारण करते हैं वो होता है। साइबर पत्रकारिता का अभिप्राय उस पत्रकारिता से है जो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर खबरें दे। हुआ ना, हम मोबाइल पे खबरें पढ़ते हैं, इंटरनेट से देखते हैं और जो है वो कहाँ देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं। ये होती है हमारी साइबर पत्रकारिता। आज तमाम वेबसाइटें इस प्रकार की हैं जो प्रमुख समाचार भी उपलब्ध कराती हैं। फिल्म, खेल, व्यापार जगत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र की ताजा तरीन जानकारी इन वेबसाइटों पर उपलब्ध है। तो इन वेबसाइटों पे ये सारा मटेरियल हमको उपलब्ध मिल जाता है। साइबर मीडिया में ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, चित्र आदि सभी का प्रयोग होता है। साइबर मीडिया अर्थात मल्टीमीडिया कई संचार माध्यमों से युक्त होता है। यह दर्शकों या पाठकों की रुचि को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है, जिसके कारण वे इससे दूर नहीं जा सकते हैं। तो मतलब अब ये क्या होता है, ये हमारी पत्रकारिता को बढ़ाता है, तो हम इससे दूर नहीं जा पाते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। बीट रिपोर्टिंग क्या होता है, जो भी हमें क्षेत्र दिया जाता है, जो भी हमारा इंटरेस्ट है उस हिसाब से हमें पत्रकारिता करने के लिए वो क्षेत्र दे दिया जाता है। अब जब ये क्षेत्र हमको मिलता है तो हमारा क्षेत्र मिलना क्या होता है, वो कहलाता है बीट, और उस पर सतही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और न्यूज दे देना वो कहलाता है बीट रिपोर्टिंग। लेकिन अब मान लीजिए हम क्राइम से रिलेटेड थे, तो क्राइम में यहाँ पर लूट हुई, वहाँ किसी का मर्डर हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो जो सतही इंफॉर्मेशन थी उस पर हमने जो बनाकर प्रस्तुत कर दिया वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी हो गई बीट पत्रकारिता। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग हो गई। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, अब हम किसी भी इंफॉर्मेशन के अंदर जाएं, उसके बारे में सारा, मतलब मान लीजिए जैसे हमने बोला मर्डर हो गया, तो अब मर्डर किसका हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये तो हमने जो है वो बीट रिपोर्टिंग में दे दिया। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्यों आएगा, अब उनके परिवार में हम जाएंगे, जिस घर में भी कत्ल हुआ है, कि उनके घर में इतने सदस्य थे, उनमें आपसी में ये जो है चल रहा था या जो कुछ भी हो रहा था, तो वो अंदर जाके सारी खबर निकालना और एक रिपोर्ट तैयार करना, वो विषय यानी कि डीपली इंफॉर्मेशन निकालना विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है। अब जैसे इसमें तो ये हो गया, कभी कभी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ती है, तभी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उसकी डीपली नॉलेज खोज नहीं लेंगे तब तक हम उस पर रिपोर्ट कर नहीं सकते, है ना। फिर देखिए क्या है, बीट रिपोर्टिंग का आशय किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नए तथ्यों की आरंभिक जानकारी देना है, यानी कि जो सतही जानकारी है कि यहाँ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, ये सारी चीजें। इसमें कहाँ, कब, क्या, किसने किया, इसकी पर्याप्त सूचना होती है। इसकी सूचना देने वाले को बीट रिपोर्टर कहा जाता है। तो बीट रिपोर्टिंग समझ में आ गई। अब आ जाते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। विशेषीकृत रिपोर्टिंग से आशय सामान्य समाचारों के बाद विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी समस्याओं का, घटनाओं का या अन्य किसी मुद्दे का गहराई से विवेचन करना है, मतलब डीपली इंफॉर्मेशन निकालना हमारा विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाती है।
विशेषीकृत रिपोर्टिंग में घटना और घटना के महत्व का स्पष्टीकरण होता है तथा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि को प्राथमिकता दी जाती है। तो विशेष रिपोर्टिंग जो है वो चुनिंदा क्षेत्रों में होती है, जैसे इसमें बताया गया कि खास तौर से रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थ जगत से संबंधित रिपोर्टिंग होती है, ये हमारी विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में हमारी पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड से हमारे सामने 3 प्रश्न प्रस्तुत किए गए। हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं और वो भी हमें करने हैं 60 शब्दों में। याद रखिएगा कितना करना है, 60 वर्ड्स में। एक प्रश्न के लिए हमें जो नंबर मिलेंगे वो है 2 नंबर। 2 प्रश्न करने हैं, 4 नंबर का हो जाएगा। पहला प्रश्न है, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। माता कौशल्या जो हैं वो राम जी के वन चले जाने से बहुत दुखित है। अब वो उनके रूम में जाती हैं, उनके देखती हैं, उनके खिलौने, उनके बारे में याद करती हैं, और जैसे ही उनको याद आता है अरे राम तो वन चले गए हैं, तो उनको इतना ज़्यादा शौक लगता है कि वो एकदम चित्र के समान स्थिर हो जाती है ना। तो यहाँ पर उनका जो दुख है वो इसमें इस लाइन में निकलकर एकदम सामने आता है। माता कौशल्या राम के बन जाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं कर पाती हैं कि उनका प्रिय पुत्र राजमहल में नहीं है। वे पूर्व की भांति उसे जगाने के लिए शयन कक्ष में जाती हैं। माता कौशल्या कहती हैं कि हे पुत्र, जागने का समय हो गया है तथा तुम्हारे छोटे भाई द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कि मतलब जाती हैं तो बोलती है ना कि वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको उठाती हैं। शयन कक्ष में कोई ध्वनि नहीं सुन माता कौशल्या का भ्रम टूट जाता है और वह चित्र की भांति स्थिर हो जाती है। उनकी स्थिरता से यह आभास होता है जैसे कोई चित्र दीवार पर टंगा हो। ऐसी स्थिति असीम वेदना तथा वात्सल्य वियोग के कारण सामने आती है। तो जब भाई हम स्टेचू कैसे हो जाते हैं, जैसे कोई चीज़ हो एकदम से हमें इतना शौक लगे कि हम स्टेचू हो जाए, तो वो कंडीशन हमारे सामने कब होती है, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हों, बहुत ज़्यादा शौक हो। तो उनके अंदर इतना ज़्यादा दुख था कि वो चित्र के समान एकदम स्टेचू हो गई थी। इसीलिए इस पंक्ति में उनका पूरा वात्सल्य वियोग निकलकर हमारे सामने आ रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तृप्ति भेल, से हो मधुर बोल सवहिए सूलन सुति पद परस न गेल। तो इन पंक्तियों का आशय आपको बताना है। तो यहाँ पर नायिका जो है उनसे पूछा जा रहा है उनके प्रेम का अनुभव, ठीक है, विद्यापति जी के पद है, तो उनसे पूछा जा रहा है कि उनका अनुभव क्या रहा है। तो वो बोलती है कि इतने अब टाइम से हम जो हैं उनके साथ हैं, अपने प्रेमी के हम साथ हैं, हम इतना उनको देखते आए लेकिन हमारे नयन की अभी तक तृप्ति नहीं हुई। हम इतने बार तक उनकी आवाज़ सुनते आए लेकिन अभी भी हमारी तृप्ति नहीं। तो आश्चर्य ये है कि जो सच्चा प्रेम होता है उसमें कभी भी हम तृप्त नहीं हो पाते, कि यानी कि हम जितनी बार अपने प्रेमी को देखेंगे उतनी बार उसमें हम नए रूपों को देखते हैं। तो यही होता है सच्चा प्रेम। तो क्या दिया, प्रस्तुत पद में नायिका अपने प्रियतम को जन्म जन्मांतर से देखने के बाद भी तृप्त न होने की व्यथा अपनी सहेली से कहती है। हे सखी, मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रिय के सुंदर स्वरूप को निहारती रही, फिर भी उनके दर्शनों से मेरे नृत्य तृप्त नहीं है। उनकी प्रेम में मधुरवाणु को मैं निरंतर सुनती रही, परंतु मेरे कानों की संतुष्टि नहीं हुई। अर्थात नायिका अपने प्रिय के साथ रहने की ये अभिलाषी है। मतलब हम जितना भी रह ले तो वहां पर क्या है कि हमारा अभी तृप्ति नहीं हुई, हम अभी भी और उनके साथ रहना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको पता है ना, जब हम काव्य सौंदर्य करते हैं तो उसमें 2 आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम भाव पक्ष और कला पक्ष 2 रहते हैं, तो हम यहाँ पर भाव पक्ष को व्यक्त करेंगे। पंक्ति क्या है, अधर लगे हैं आन करी कै पायान प्राण, चाहत चलन है संदेशो लय सुजान। तो यहाँ पर जो है, जो क्या कहते हैं, सुजान के आने के लिए कवि बहुत है। सुजान से कहने कि अब मेरे प्राण निकलने को हैं, अब मैं क्या है, मैं मरणासन अवस्था में हूं, बस मेरे प्राण निकल जाएंगे, बस एक बार जो है किसी तरीके से सुजान का कोई संदेश आ जाए, सुजान आ जाए या सुजान का संदेश आ जाए तो मैं इत्मीनान से मृत्यु को गले लगा लूंगा। क्या है, प्रिय की निष्ठुरता, झूठी बातें और दर्शन की लालसा पूरी ना होने से ये प्राण निराश हो गए हैं, अब शरीर त्यागना चाहते हैं, ये कंठ तक आ गए हैं और प्रिय दर्शन की लालसा लिए मेरे प्राण शरीर में बस प्रयाण करना ही चाहते हैं। मतलब क्या है, गले में आके अटक गए, बस निकलना ही चाहते हैं।
कवि ने बड़ी कुशलता से अपनी विरह वकल प्राणों के दर्शन की लालसा का उल्लेख किया है। प्राण कंठगत हो ना मुहावरा है, प्राण केवल दर्शन की लालसा में टिके हैं, अन्यथा कब के निकल गए होते। तो सिर्फ जो है वो सुजान के दर्शन के लिए टिके हुए, बस वो आ जाएं और ये प्राण निकल जाएं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 11 पे। यहाँ पर क्या दिया है, हमारे पास एक काव्यांश दिया गया है हमारी पुस्तक से, उसे हमें पढ़ना है, उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, जब भी प्रसंग व्याख्या है तो उसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, संदर्भ भी लिखेंगे, प्रसंग भी लिखेंगे और व्याख्या। बिना संदर्भ के कभी भी प्रसंग और व्याख्या नहीं करिएगा, संदर्भ लिखना कंपलसरी होता है। तो इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे कितने, 6। ठीक है, तो पहले देखते हैं। के पतिया लाए जायत रे मोरा प्रियतम पास, हे नाही सहे असर दुख रे भेल साओन मास। एक ही सिर भवन पिया बिनु रे मोहिर रहलो ना जाए, सखी अनकर दुख दानुर रे जग के पति आए। मोर मन हरिहर लय ए गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसे रे कन कन अपसज से भेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धनु मन आस, आओ तो तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। तो यहाँ पर विद्यापति जी का पद प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जाकर कहाँ बस गए हैं, मथुरा जाकर बस गए हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ना, गोकुल तेज मधुपुर बसेरे, तो यानी कि उन्होंने गोकुल को तज दिया है और मधुपुर अर्थात मथुरा जाकर बस गए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि के पतिया लाए जतरे मोरे प्रियतम पास, कोई जो है मेरा पत्र जो है वो प्रियतम के पास लेकर जाए और मेरी वृथा को बताए। यहाँ पर कौन है, राधिका, उनके जो है बताया गया है। अब वो बहुत ही ज़्यादा विरह में हैं, बोले वो जब श्री कृष्ण जा रहे थे तो कह रहे थे कि मैं वापस मिलने आऊँगा, कार्तिक मास तक आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। इससे जो है राधा बहुत दुखित है और यहाँ पर उनके ही वियोग का वर्णन किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, संदर्भ। मैथिल कोकिल कवि विद्यापति की पदावली से उद्धत प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में पद शीर्षक कविता के रूप में संकलित है। ये हमको पता चल गया, हमने संदर्भ बता दिया कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ है। अब आते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या दिया है, इस पद में नायिका की विरह व्रता को चित्रित किया गया है। कवि राधा तथा कृष्ण के माध्यम से सामान्य नायक नायिका के विरह की व्याकुलता का वर्णन कर रहे हैं। किस तरह से उनका विरह है और किस तरीके से वो व्याकुल है, इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या देखिए क्या है, नायिका राधा कृष्ण के गोकुल से मथुरा प्रवास के कारण दुखी हैं। वह कहती हैं कि कौन मेरा संदेश लेकर प्रियतम के पास जाएगा। श्रावण महीने के आगमन से हृदय का दुख अधिक तीव्र हो गया। सावन मास बोलते हैं ना कि कामेक्षा बहुत तेज हो जाती है, तो वो अब आ गया है और उनको प्रिय की बहुत याद आ रही है। भवन में प्रिय के बिना अर्थात अकेले रहना संभव नहीं हो रहा है। राधा सखियों को संबोधित करते हुए कहती है कि संसार में दूसरों के दुख को समझने वाला कोई नहीं है। श्री कृष्ण मेरे मन का हरण कर अपने साथ ले गए हैं। वे गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं, पर हम मथुरा जाकर अपयश के भागी बनना नहीं चाहते। विद्यापति नायिका को संबोधित करते हुए उसे संबल देते हैं तथा कहते हैं कि हृदय में आशा का संचार करो, तुम्हारे प्रिय अवश्य ही कार्तिक मास तक आ जाएंगे। वस्तुतः राधा को सांत्वना देने के लिए गोपिकाएं भी यही कह रही हैं कि मतलब ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे प्रियतम आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरा काव्यांश। अब 2 काव्यांशों में से हमें एक काव्यांश करना था, वो करिए या ये करिए। तो अब दूसरा काव्यांश देखिए क्या है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य है अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह में हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रग वर महामरण। तो यहाँ पर जो है कवि निराला जी की जो पुत्री हैं सरोज, उसके उनके मर जाने के उपरांत, उनकी मृत्यु के उपरांत ये एक शोक गीत उन्होंने लिखा था। किस तरीके से उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद जो है उन्होंने कहते कि मैंने ही सारी शिक्षा दी, और किस तरीके से उनके ननिहाल में वो सरोज पली बड़ी, सब कुछ हुआ, ब्याह हुआ, और फिर जब उन्होंने आंख मूंदी यानी मरणन अवस्था में आई तो भी वो ननिहाल में ही थी।
अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के सरोज स्मृति नामक पाठ से उद्धत है। सरोज स्मृति कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह अंश निराला के काव्य संग्रह अनामिका तथा उसके राग विराग नामक एक अन्य काव्य संग्रह में संकलित है। वास्तव में यह कविता एक शोक गीत है। तो ये हमने बता दिया कि कहाँ संकलित है, 2 जगह संकलित है, दोनों जगह के नाम सभी कुछ, और शोक गीत है ये भी बता दिया। अब आ जाते हैं प्रसंग में कि इस अंश में दिया क्या गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के विवाह के बाद की स्थिति तथा उसकी असामयिक मृत्यु की पीड़ाजनक स्थिति को चित्रित किया है कि किस तरीके से असामयिक उसकी मृत्यु हो गई, इसका भी वर्णन किया है। अब आते हैं व्याख्या पे। कवि अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करके कह रहा है कि उसे विवाह उपरांत मां के द्वारा दी जाने वाली घर परिवार से मर्यादित व्यवहार की सीख मां के ना रहने पर उसने स्वयं दी, कि भाई मां नहीं थी शिक्षा देने वाली तो पिताजी ने खुद दी, यानी निराला जी ने दी। कवि ने पुत्री के लिए पुष्प सेज भी स्वयं तैयार करी। कवि अपनी पुत्री सरोज की तुलना शकुंतला से कर रहा है, लेकिन फिर भी वह इस बात को स्वीकार करता है कि वह अर्थात शकुंतला का माता से दूर कवंड ऋषि के आश्रम में रहना तथा अन्य कला अर्थात सरोज की मां की मृत्यु उपरांत उसके लिए उसके पुष्प सेज की तैयारी में अंतर है। तो उन्होंने शकुंतला से जहां उनको सिमिलर किया है तो वहीं उनको अलग अलग भी बताया कि जहां तक कुछ सिमिलैरिटी भी है तो बहुत सारी जो है वो विभिन्नताएं भी हैं। शकुंतला की मां ने शकुंतला को कर्ण ऋषि के आश्रम में छोड़ा था, किंतु सरोज की मां की मृत्यु हो गई थी, तो ये डिफरेंस है। माता के ना रहने पर सरोज का पालन पोषण उनकी नानी ने किया। वह उनके स्नेहमयी आंचल में पली बड़ी। ननिहाल में ही उसे अपने मामा मामी का भी प्यार मिला। जिस प्रकार बादल धरती को अपने अपार जल से तृप्त कर देता है, उसी प्रकार नानी, मामा और मामी के प्यार ने सरोज के जीवन में माता के अभाव को पूरा कर दिया। वे ही सदा उसके सुख दुख की चिंता में लगे रहते हैं। वे सब उसकी भलाई करने में व्यस्त रहते हैं। वह लता अर्थात सरोज की मां का संबंध जिनसे था, उसकी कली सरोज भी उन्हीं के संग रहकर प्रस्फुटित हुई एवं उनके स्नेह से प्यार से पली थी। उसको उन्होंने बहुत प्यार से पाला था। जहां सरोज ने नवजीवन पाया, अपने बचपन और युवावस्था के सुखद क्षणों को बिताया, मृत्यु के दुखद क्षण में भी वह उनके साथ ही थी। उनकी गोद में ही उसने जीवन से विदा ली तथा अपनी आंखें बंद कर असामयिक मृत्यु को चुना। कवि उनकी असामयिक मृत्यु से दुखी है। मृत्यु रूपी त्रासदी से कवि के अंतर्मन को पीड़ित कर दिया। तो जाहिर सी बात है, देखिए उनके जीवन, भाई किसी का भी अगर बच्चा जाता है तो दुख तो होता है, लेकिन उनके जीवन में कोई भी नहीं था। उनकी पुत्री भी नहीं रही, माता पिता भी नहीं रहे, तो मतलब एक एक करके उनके जीवन से सभी कोई जाता रहा। अब एकमात्र जो पुत्री बची थी वो भी नहीं रही, तो इस बात का उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख था। तो उनको उस चीज को उन्होंने एक त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 12 पे। यहाँ पर हमारी अंतरा बुक के ही गद्य खंड से 3 प्रश्न रखे गए। हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, 40 शब्दों में उसके उत्तर देने हैं। इसके लिए हमें मार्क्स मिलेंगे 2, यानी कि एक प्रश्न के उत्तर के लिए हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, वो मिलेंगे 2 मार्क्स। तो 2 प्रश्न करेंगे तो कितने मिलेंगे, 4। पहला प्रश्न है, यासेर अराफात के आतिथ्य से क्या प्रेरणा मिलती है और अपने अतिथि का सत्कार आप किस प्रकार करना चाहेंगे? किस प्रकार करना चाहेंगे? देखिए क्या है, यासेर अराफात के आतिथ्य से हमें प्रेरणा मिलती है कि अतिथि अत्यंत सम्मान का अधिकारी होता है। वह छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी हमारे पास आए हमें उसका स्वागत सभी भेदभाव को भुलाकर करना चाहिए। तो भीष्म साहनी जी जब गए थे तो किस तरीके से उन्होंने आतिथ्य कर, उनको चाय बना के दे रहे थे, फल छील के दे रहे थे, वॉशरूम के बाहर टॉवल लेके खड़े थे। तो वो जो आतिथ्य सका इतने बड़े होकर यासिर अराफात और भीष्म साहनी जी के लिए सारा काम कर रहे थे। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए अतिथि जो है वो भगवान के समान होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया है। हम अपने अतिथि का स्वागत उत्साह, विनम्रता, सम्मान पूर्वक और सरलता से करेंगे। हम अतिथि को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसकी हर संभव सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो यासिर अराफात के आतिथ्य सत्कार से हमें ये प्रेरणा मिलती है। प्रश्न संख्या 2 है, शेर लघु कथा के माध्यम से लेखक ने हमारी सत्ता और व्यवस्था पर व्यंग किया है। इससे आप कितना सहमत है, पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। इस चीज से आप कितना सहमत है, आपको बताना है कि हमारी सत्ता व्यवस्था पे उन्होंने व्यंग किया। जाहिर सी बात है, बिल्कुल व्यंग किया है।
तो वही शेर लघु कथा में शेर हमारी सत्ता और व्यवस्था तथा लेखक आम आदमी का प्रतीक है, जो व्यवस्था के छल कपट और कूटनीति को समझते हुए उसके विरोध में आवाज उठाने लगता है। ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध का रूप धारण करके बैठा हुआ शेर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। तो जो अभी तक शांति से बैठा था, सभी जानवर उसके मुंह में जा रहे थे, जैसे ही आम आदमी के रूप में लेखक ने विरोध किया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो वो जो गौतम बुद्ध के रूप में शांति से बैठा शेर था, वो तुरंत ही आक्रामक हो जाता है। वह अपनी खामोशी को त्याग कर दहाड़ता हुआ लेखक की ओर झपट पड़ता है और उसे कच्चा ही निगल जाना चाहता है, कि मतलब शासन व्यवस्था के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। अगर आवाज उठाई तो वो तुरंत ही भड़क जाता है। लेखक ने बताया कि बिल्कुल यही स्थिति हमारी शासन व्यवस्था की है। वह उसकी सुनते रहने, समर्थन करने में भलाई और विरोध का स्वर उठाने में कुचल देने के लिए वह साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपना लेते हैं, कि जब तक आप चुप हैं तब तक वो आपके साथ है, आपने जैसे ही विरोध किया वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। आज की हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था अहिंसावादी और न्यायप्रिय होने का ढोंग कर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है, और ये लोग व्यवस्था का शिकार होकर अपनी पहचान ही खो देते हैं। इसीलिए मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि यह कहानी हमारी सत्ता और व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य है, कि मतलब बिल्कुल सही व्यंग्य करती है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें बिगड़ती हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ का कथ्य बताइए। अब ये पाठ हमने पूरा पढ़ा है। अब कथ्य का मतलब क्या होता है? ये छोटी सी बात है, जब पूरी कहानी हम बनाते हैं तो वही कथ्य हमें निकाल कर रखना है। जहां कोई वापसी नहीं निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में लेखक ने औद्योगिकरण तथा विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश संबंधी चिंता प्रकट की है। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह से नष्ट होता जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण भी लेखक ने किया है। साथ ही आदिवासियों के विस्थापन से उपजी अनेक समस्याओं की अभिव्यक्ति भी हुई है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक औद्योगिकरण की अंधी दौड़ में केवल मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन से कितना ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, ये चीज़ बताई गई है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 पे हमारे जो बुक है अंतरा, उसके गद्य खंड का एक गद्यांश रखा गया है हमारे सामने। इस गद्यांश को पढ़ना है और इसकी संदर्भ प्रसंग सहित हमको व्याख्या करनी है। इसके लिए हमें मार्क्स मिलेंगे 6। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे काव्यांश में ऑप्शन था, लेकिन गद्यांश में कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ये हमें करना ही है। तो गद्यांश पढ़ते हैं पहले। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सदन्यात्र दशा में स्नान सामने आना। तो स्नान मतलब होता है कि तुरंत स्नान करके आई हुई आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी, जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। जहां उसे कुछ सुख था, थोड़ा बेचैनी भी लग रही थी। जब वो पहली बार मिला था और मिलने के बाद उसकी जो मनोदशा थी वो बताई गई थी। लड़कियां अभी तक उसके जीवन में किस रूप में आई और आज वो लड़की किस रूप में थी जिसने उसके जीवन में बेचैनी पैदा कर दी थी। तो सबसे पहले संदर्भ देखिए क्या है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ दूसरा देवदास से अवतरित है। यह कहानी सुप्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया द्वारा रचित है। तो कहां से लिया गया है, कौन सा पाठ है, किसके द्वारा रचित है, सभी बताएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रसंग पे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने संभव के विकट जीवन को बताते हुए उसकी मना स्थिति का वर्णन किया है। जो उसका पहले जीवन था वो बताया है और उसके मन की जो कंडीशन है वो बता रहे हैं। व्याख्या देखिए क्या है। लेखिका बताती है कि संभव के अभी तक के जीवन में किसी लड़की ने प्रवेश नहीं किया था, इसीलिए उसका लड़कियों से निकटता का संबंध नहीं हुआ था। अभी तक उसके जीवन में लड़कियां केवल 2 रूपों में आई थी। एक जो पढ़ते समय कक्षा में बाईं ओर की बेंचों पर बैठती थी, या फिर चाचा चाची की लड़कियां जिनके साथ खेल कर वह बड़ा हुआ था, किंतु अब वह बड़ा युवक हो गया था, मतलब कि अब वो यंग हो गया था। यह पहला अवसर था कि जब एक अनजान जगह पर एक अनजान लड़की
सत स्नात, जो अभी अभी स्नान करके आई थी, स्थिति में सामने आई थी, और जिसे निकट देखकर पुजारी ने अनुचित अनुमान लगाया। वे दोनों साथ आए तो दोनों को लगा कि भाई, पुजारी जी को लगा कि ये दोनों साथ साथ हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो इसलिए उन्होंने मिलकर आशीर्वाद दे दिया था, और दोनों को हम शब्द का गलत अर्थ समझकर उन्हें साथ रहने का आशीर्वाद दे दिया। इस स्थिति में लड़की का घबराहट के कारण बिना कुछ बोले वहां से चले जाना आदि सभी घटनाएं मिलकर संभव को एक अनूठा अनुभव करा रही थी। इस अनुभूति में अनूठापन यह था कि जहां उसे कुछ सुख का एहसास हो रहा था, वहीं व्याकुलता कुछ अधिक हो रही थी। तो जहां पर वो जो एहसास था उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वहीं बेचैनी थी कि दोबारा उससे मिले, उससे बात करें, उसको देखें, वो बेचैनी भी संभव के अंदर थी। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 पे। ये हमारी प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमारी जो पुस्तक है अंतराल भाग 2, उससे 2 प्रश्न रखे गए हैं, हमें सिर्फ एक प्रश्न करना है, और ये एक प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का, ठीक है। और इसका उत्तर हमें लिखना होगा 60 शब्दों में। कितने में? 60 वर्ड्स में। पहला प्रश्न है, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर बताइए कि विक्रमादित्य भोज और मंजू पानी के रख रखाव के लिए ऐसा क्यों करते थे जो आज के इंजीनियर नहीं करते। तो ऐसा क्या करते थे? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तालाब, बावड़ियां आदि की बरसात का पानी जो है संचित हो सके और भूजल भी बना रहे, तो जो आज के इंजीनियर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, पश्चिम के लोग ये मानते हैं कि रिनेंसा यानी कि पुनर्जागरण जो है, इससे ही आधुनिक विश्व को दिशा मिली। ये जल प्रबंधन की तकनीक का श्रेय भी बौद्धिक काल को दिया जाता है। आज के इंजीनियर ये मानकर चलते हैं कि पानी का प्रबंधन वही जानते हैं। पिछले जमाने के लोग इसे नहीं जानते थे, किंतु ऐसी बात नहीं है। इंजीनियर्स का ये मानना है कि भाई हम जितना अच्छा पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, पुराने लोगों के पास ये टेक्निक ही नहीं थी। लेखक मानता है कि मालवा में विक्रमादित्य भोज तथा मंजू जैसे शासक रिनेंसा के बहुत पहले हुए, पुनर्जागरण के बहुत पहले हुए थे। वे जानते थे कि इस पठारीय प्रदेश में पानी को रोक कर रखना कितना जरूरी है। भाई ये पठार एरिया, यहाँ पे पत्थर ज्यादा है, आप मिट्टी देखेंगे तो यहाँ पहाड़ जो है मालवा वगैरह में, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कहते हैं ना मिट्टी खोदो तो पानी कुछ लेवल मिलेगा, जब पत्थर रहेगा तो आप मिट्टी कहाँ खोदोगे। तो यहाँ पर पहाड़ बहुत मात्रा में है। इसके लिए उन्होंने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई जिसमें वर्षा के पानी को रोका जा सके। तो आप देखेंगे मालवा रीजन में बहुत तालाब और बावड़ियां हैं, अभी भी हैं। तो कारण क्या था कि वो जानते थे कि यहाँ पर पानी रुकेगा नहीं, पानी अंडर वाटर जाएगा नहीं, जब रुकेगा नहीं तो अंदर कैसे जाएगा, जमीन के अंदर, तो वाटर लेवल भी नीचे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, तालाब बावड़ियां बना दी कि कम से कम पानी रुका रहे और लोग साल भर इसका यूज करते रहे, तथा धरती के गर्भ में पानी को बनाए रखा जा सकता था। आज के इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर दिया, यानी कि हाँ मिट्टी कूड़ा कचरा हो गया, पानी ज्यादा रहता नहीं, तथा जमीन के पानी का लगातार दोहन करते रहे, नदी नालों को सूख जाने दिया। फलस्वरूप नीर वाला मालवा सूखा हो गया है। अतः आज के पढ़े लिखे इंजीनियरों को मालवा की जल संचय प्रणाली से सीख लेने की आवश्यकता है। तो आप सीखिए कि कितने तालाब और बनाए गए कि साल भर पानी, तो इसलिए जहां जिन एरिया में पानी नहीं रुकता है, नहीं बरसता है या बहुत कम है, तो उस एरिया में आप तालाब और बावड़ियां ज्यादा मात्रा में बनवाइए, ताकि वर्षा में जो पानी बारिश हो रही है उनमें जाकर वो पानी संचित हो सके। नहरें हैं उन तक पानी पहुंचाइए ताकि लोग वहां पानी के लिए तरसने, कम से कम साल में एक बार होने वाले बरसात के मौसम में वो पानी इकट्ठा हो जाए और लोग साल भर उसका इस्तेमाल करें। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्भ की तरंग से राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अब हुआ क्या कि वो बहुत दुखित होकर, उसकी झोपड़ी जल गई थी, उसे लग रहा था उसकी पोटली जल गई, पैसे चले गए, झोपड़ी चले गई, वो दुखित होकर झोपड़ी की राख पे जाकर बैठ जाता है। तब मिठुआ का जो मित्र होता है वो घीसू की बात वो सुनता है कि भाई तुम खेल में रोते हो, तो उसे समझ में आता है कि ये जीवन तो एक खेल है और यहाँ पर हम रो रहे हैं। भाई ठीक है, जब उसे ये बात फिर मिठुआ आगे बोलता है तो मिठुआ से वो बोलता है कि भाई ठीक है कि कोई आपकी झोपड़ी जला देगा तो हम फिर बना लेंगे। तो किसी बोलता 100 लाख बार, कहते हम 100 लाख बार जलाएगा, हम 100 लाख बार बनाएंगे। और इसी से खुश होकर वो जो है झोपड़ी की राख को उड़ाने लगता है। तो उसकी मनोदशा क्या है, वो आत्मविश्वासी हो जाता है, आशापूर्ण हो जाता है, इसलिए वो उसको राख को उड़ाता है। तो देखिए क्या है, सूरदास झोपड़ी जलने से दुखी था, किंतु इससे भी अधिक दुखी वह संचित धनराशि पोटली के विनिष्ट हो जाने की आशंका में था।
उसने पोटली के साथ कई मंसूबे बांध रखे थे। पितरों का पिंडदान, मिठुआ का विवाह तथा कुआं खुदवाने की अभिलाषा उसके हृदय में थी। जगधर ने से सूरदास को जब पता चला कि घर में आग लगाने तथा पोटली गायब करने वाला भैरव है तो वह अत्यंत दुखी हुआ, किंतु उसने अपनी आर्थिक हानि को किसी के सामने प्रकट ना होने दिया कि भाई हम नहीं होने देंगे, भाई मैं एक अंधा जो है गरीब भिखारी हूं और मेरे पास इतना पैसा होगा तो लोग बुरी दृष्टि से देखेंगे। तो वो इनकार कर देता है कि पोटली मेरी नहीं थी। दुखद विचारों से मारमहत सूरदास जले झोपड़े की राख के सामने रो रहा था। सहसा उसके कानों में आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। सूरदास जहां नैराश्य, ग्लानि और शोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, वहीं वह घीसू के द्वारा मिठुआ को कहे गए इन शब्दों को सुनकर सचेत हो जा गया। वह सोचने लगा कि बच्चे भी खेल में रोना बुरा मानते हैं। उसे लगा यह जीवन तो एक खेल ही है। आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी कभी दुखी नहीं होते हैं। यही तो खेल की भावना है। जीवन रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए है। सूरदास जीवन का मर्म समझ गया था। अब उसने झोपड़ी जलने तथा धन के गायब होने का दर्द नहीं रहा। वह उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग से राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। वस्तुतः सूरदास की जिजीविषा उसके नैराश्य और क्षोभ के आगे निकल गई थी। उसकी मनुष्यता एवं संघर्षशीलता जीत गई थी। तो जो निराशा थी और जीने की जो इच्छा थी, वो सभी कुछ जो था वो उस निराशा ने को हटा दिया था। उसने कहा था नहीं, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं खुश हूं। ये जीवन एक खेल है, एक बार हार गया तो क्या हुआ, फिर से खेलूंगा, फिर जीत जाऊंगा। तो यही सोचकर वो अपने दोनों हाथों से उस राख को उड़ाने लगता है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र संख्या 10 समाप्त हुआ। तो अभी तक 10 को प्रश्न पत्र आपको प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए रेडी हो चुके होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे एग्जाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।